हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य। हमने इससे पहले मध्य प्रदेश में शिक्षा देखा है, मध्य प्रदेश की जनगणना भी देख ली, भारत एवं मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो भी हमने वहाँ पर वो बिंदु अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों सामान्य परिचय हमने देख लिया था। इस प्रकार हमारी लगभग 3 से 4 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो हमारी क्लास है यह मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य ही है। और आज से हम एक दिन में 3 से 4 क्लास भी अगर कंप्लीट करेंगे तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं 4 से 5 दिन में हमारी पूरी इकोनॉमी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम 4 से 5 दिन में पूरी इकोनॉमी कंप्लीट कर ले, लगभग लगभग 18-19 तारीख तक। उसके बाद आप इसको एक बार फिर से सारी क्लास को देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। जल्दी जल्दी भी अगर आप देखोगे तो आप अच्छे से सारे आंकड़े एक बार आपकी नज़रों के सामने से निकाल चुके होंगे। ठीक है, चलो ये तो है कहानी। आगे हमारी क्लास जो है इसकी बात कर लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये 5th नंबर की हमारी क्लास है। ठीक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में क्या देखेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य देखेंगे। इससे पहले शिक्षा देख ली थी। मानव संसाधनों का विकास यह टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 का, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, जिसमें मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल दिया हुआ है। शिक्षा हमने देख ली है, स्वास्थ्य की चर्चा हम यहाँ पर कर लेंगे और आज ही हम कौशल भी जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य से प्रश्न कैसे बनते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। जो स्वास्थ्य से संबंधित सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है वहां से प्रश्न बनते हैं। प्लस कुछ ऐसे प्रश्न जो स्वास्थ्य में, जैसे कुछ पोर्टल स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे हैं या कुछ ऐसे अभियान जो है स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे हैं, वहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। उन पर तो चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित सारी बातें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि स्वास्थ्य से संबंधित एमपीपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम में जो मध्य प्रदेश में ली जाती है परीक्षाएं, अगर स्वास्थ्य से संबंधित वहां पर सिलेबस में मेंशन है तो ये क्लास समग्रता के साथ जो है आपका स्वास्थ्य वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा हमारे संस्थान द्वारा आयोजित ये 2 पुस्तकें हैं, जिसमें आप हिंदी में यह जो है पुस्तक देखोगे इकाई 6 के रूप में, और इंग्लिश में ये है ना। और आपको इसके अतिरिक्त अगर आपको और भी कुछ लगता है कि हमें सर यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में या 10 जो जितनी भी इकाई है उन इकाइयों में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है किसी नोट्स की, कुछ डेटा की, तो आप बताइएगा। हम जितना हो सकेगा उतना आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं स्वास्थ्य की। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य आज का हमारा यह टॉपिक है। पहले हम इसका वर्तमान परिदृश्य देखेंगे और वर्तमान परिदृश्य के साथ साथ फिर जो है हम ट्रेडिशनल जो बातें वो सारी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो, स्वास्थ्य की बात है तो यहाँ पर वर्तमान की कुछ बिंदु आपको देखना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इकाई 6 की अगर मैं बात करूँ तो इकाई 6 जो है ये करंट बेस पे है। आप आर्थिक सर्वेक्षण और इनमें जो भी डेटा आपके स्वास्थ्य से संबंधित है उनको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्लस कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो परंपरागत रूप से पूछी जा रही है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं, फिर इसकी सारी बातें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो देखो वर्तमान परिदृश्य की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो ये है वर्तमान परिदृश्य, करेंट सिनेरियो। और इसमें जो है वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20,439 कितने दोस्तों, 20,439 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। पहली बात आप यहाँ पर ये याद रखना, लगभग 20,000 के आसपास जो है, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया है। किसके क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पहला बिंदु है और इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश का पहला नवजात शिशु एवं बाल चिकित्सा संसाधन केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? गांधी मेडिकल में खोला जा रहा है। और गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। पहली बात आप ये भी याद रखो कि गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। दूसरी बात आप ये याद रखो कि यहाँ पर प्रदेश का पहला नवजात शिशु एवं बाल चिकित्सा संसाधन केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है, पूरी जो है यूनिट 6 इसमें फैक्ट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे दोस्तों। और फैक्ट के साथ साथ आपको करेंट डेटा जो है उसका ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। इसीलिए इस क्लास में मैं आपको जहाँ कोई सी बात अगर बताने वाली होगी वहाँ मैं अच्छे से चर्चा करूँगा। बाकी जो फैक्ट है उसको हम जल्दी जल्दी हमारी नज़रों के सामने से निकाल लेंगे ताकि हमें अच्छे से वो सारी बातें याद रह पाए। ठीक है, चलो चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को विलय करके लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। किस किस को? चिकित्सा शिक्षा विभाग
और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को, इन दोनों को विलय किया जाएगा और इनका विलय करके क्या बनाया जाएगा दोस्तों, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। ठीक है, ये याद रखना। आगे, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। अब देखो, यह अभियान जो है 10 फरवरी 2024 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया, ये बीमारी है हाथी पांव, जिसे हम फाइलेरिया भी बोलते हैं, हाथी जैसे हमारे क्या हो जाते हैं, पांव हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और यह जो है बीमारी, इसी बीमारी के लिए जो है यह अभियान, कौन सा अभियान, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखना कब दोस्तों, 10 फरवरी 2024 से। तो 10 फरवरी 2024 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया हाथी पांव के खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा देने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत इस अभियान का प्रारंभ किया गया था। किस अभियान का, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। इंपोर्टेंट है, किससे संबंधित है, हाथी पांव से संबंधित है। हाथी पांव को हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइलेरिया। इंपोर्टेंट बिंदु है, याद रखना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल पर आए इसके पहले इसकी पृष्ठभूमि समझना दोस्तों। जैसे आपने कोविन के नाम सुना होगा, कोविन कोरोना के टाइम पे जो शुरू किया गया था वैक्सीनेशन, ठीक है, कोविन। अब दोस्तों कोविन की तर्ज पर ही हमने यह यूविन पोर्टल भी शुरू किया है। यूविन पोर्टल क्या है, तो देखो इसका शुरुआत हुआ है 1 अगस्त 2023 को, और इसमें नियमित टीकाकरण के कवरेज विश्लेषण की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ओवरऑल अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं तो ये पूरा, जैसे आप गर्भवती महिलाएं देख लो, शिशु देख लो, इनका जो है आंकड़ा याद रह पाए, इनका जो डेटा है वो अच्छे से डिजिटल रूप से संकलित किया जा सके, इसीलिए इस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। पूरा डिजिटलीकरण किया जाएगा गर्भवती व शिशु जो है इनके आंकड़ों को याद रखने के लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है दोस्तों, आपने कोविड के टाइम पे कोविन सुना होगा, उसमें हम वैक्सीन करवा रहे थे, जो भी है वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस चल रही थी वो सब क्या है, उसका रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसी बात को जो है, इसी तर्ज पर जो है यूविन पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसमें भी जो है वैक्सीनेशन अच्छे से हो पाए, बच्चों का, महिलाओं से संबंधित जानकारी है अच्छे से हमारे पास संकलित हो सके, इसी बात को ध्यान में रखकर इसको शुरू किया गया है। इसमें दोस्तों जीरो से लेके, या मतलब जन्म से जो बच्चा जन्म लेता है तब से लेके, जन्म से लेके 17 वर्ष, 17 वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें जो है इसके अंतर्गत ये सारी बातें जो है आपको याद रखना है। इतना एरिया जो है इसका रहेगा, जन्म से लेके 17 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो है यहाँ पर डिजिटली रूप से क्या है, उनके आंकड़ों को, उनके डेटा को क्या है, संकलित किया जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना यूविन पोर्टल। चलो, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कैंसर सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, क्षय रोग जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, और इसके लिए जो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में धार, मंदसौर और नीमच जिले में स्वर्ण श्रेणी में मान्यता अर्जित की है। देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ये बात भी याद रखना, क्षय मतलब हम जानते हैं टीबी, और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम मतलब टीबी को समाप्त करने के लिए इस उद्देश्य से जो हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 को ध्यान में रखकर अगर देखा जाएगा तो धार, मंदसौर और नीमच, इन तीनों जिलों को दोस्तों स्वर्ण श्रेणी के रूप में मान्यता दी है। मतलब इन्होंने इस क्षेत्र में बेहतर तरीके से अपना विकास किया है और इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको स्वर्ण कैटेगरी में रखा गया है। कौन से जिले हैं दोस्तों, धार, मंदसौर और नीमच। इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं, प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब। ड्रग टेस्टिंग लैब आप जानते हैं दोस्तों, जहां पर हम क्या करते हैं, जो परीक्षण करते हैं, दवाओं का परीक्षण करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग अगर देखोगे तो आपको सीधी बात समझ में आएगा। ड्रग टेस्टिंग मतलब दवाओं की टेस्टिंग। दो रूप में इसको समझ सकते हैं, एक तो दवाओं की हम टेस्टिंग करते ही हैं, ये हो गया हमारा ड्रग टेस्टिंग। एक होता है दोस्तों, कई बार हमें किसी बात का पता लगाना होता है, तो भी हम ड्रग के रूप में जो है, ड्रग उस व्यक्ति ने लिया है नहीं लिया है, इसलिए भी हम टेस्ट करते हैं। जिसमें जैविक रूप से अगर हम देखेंगे तो दो तत्व लिए जाते हैं, एक बाल के माध्यम से भी हम जो है टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा सबसे बेसिक यूरिन के माध्यम से भी जो है टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी जांचें जो है उसके बारे में भी पता चलता है। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जैविक रूप से अगर देखा जाए तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं। तो यहाँ पर प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब जो है कहाँ पर खोली जा रही है दोस्तों, इंदौर में। इंपोर्टेंट है, याद रखना। 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कौन है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मांडविया, और इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किसका दोस्तों, प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब का। कहां पर, इंदौर में। कब, 7 जनवरी 2024 को। इंपोर्टेंट है, याद रखना। यह देश की 8वीं
तथा प्रदेश की पहली केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला होगी। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लेना। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ष 2008 में पोलियो से मुक्त हो चुका है। ठीक है, पोलियो से मुक्त हो चुका है 2008 में मध्य प्रदेश। इंपोर्टेंट है ये बिंदु। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना, पोलियो कौन सी बीमारी है दोस्तों? तो पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है। पोलियो क्या है? वायरस से बीमारी होने वाली है। और इसमें व्यक्ति क्या है दोस्तों, व्यक्ति की जो मांसपेशियां वो प्रभावित हो जाती है, धीरे धीरे उसको लकवा जैसी समस्या भी आने लग जाती है। तो यहाँ पर ये बात अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। मध्य प्रदेश को अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको दोस्तों? मध्य प्रदेश को। किस क्षेत्र में? अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बेस्ट इमर्जिंग स्टेट। किस कैटेगरी में? बेस्ट इमर्जिंग स्टेट में इनको पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को। देखो दोस्तों, इमर्जिंग मतलब होता है यहाँ पर बढ़ता हुआ या उगता हुआ। तो ये जो है हमारा राज्य जो है अंगदान प्रथा के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए इसको क्या है? बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार दिया हुआ है। पीछे उधर बैंड बाजे बज रहे हैं, शादियां हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा साउंड को लेकर समस्या आ रही होगी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक बार ये लाइन में फिर से आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश को अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसमें दोस्तों? अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए। किसको? मध्य प्रदेश को। कौन सा पुरस्कार दिया है दोस्तों? बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार। ठीक है, उभरता हुआ राज्य है हमारा मध्य प्रदेश इस मामले में, अंगदान प्रथा के मामले में। अगला है 14वें भारतीय अंगदान दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसी में यहाँ पर इसे पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा है। जेपी नड्डा जी जो है हमारे क्या है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे कौन है? मनसुख मांडविया। इनका नाम अलग संदर्भ में याद रखना, ड्रग टेस्टिंग लैब का शुभारंभ में। और वर्तमान में अगर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की मैं बात करूंगा तो जगत प्रसाद नड्डा है। ठीक है, ये बिंदु याद रखना। मिशन इंद्रधनुष, देखो दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष कितनी बार कितनी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है? पहली बात तो ये कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो आपको पहली बात तो यहाँ ये याद रखनी है, इसका शुभारंभ। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, यह जो है कितने क्षेत्र में जो है कितनी बीमारियों के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर 7 बीमारी जो है ये भी आप यहाँ पर याद रखना। 2 प्रश्न तो ऐसे बनते हैं। फिर प्रश्न बनते हैं ये जो 7 आपको बीमारी दिख रही है इनसे, अगर मैं इनकी भी बात करूं, ये साइंस का टॉपिक है लेकिन हम थोड़ी सा इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने 7 बीमारियां हो रही। आपसे कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह बीमारी किससे संबंधित है? जीवाणु से है, वायरस से है, कवक से है, फंगी से है, आपने देखा होगा प्रश्न में। तो आप अगर इन 7 बीमारियों को याद रख रहे हो तो इनको ऐसे भी याद रख लो कि जैसे खसरा जो है, खसरा किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। ठीक है, एक बात ये याद रखना। पोलियो जो है ये किससे हो रहा है दोस्तों? ये भी वायरस से हो रहा है। ठीक है, फिर आएगा हेपेटाइटिस बी, यह जो है यह भी किससे होता है? वायरस से होता है। मतलब मिशन इंद्रधनुष के तहत जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित टीके जो लगेंगे बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए, इनमें दोस्तों 3 जो है बीमारी, 7 बीमारियों में से 3 बीमारी आपकी किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित है। आपको याद रह सके इसलिए मैं ये बात निकाल रहा हूं, ताकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ले कि पोलियो निम्नलिखित में से किससे होने वाली एक बीमारी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलियो वायरस से संबंधित बीमारी है। प्रश्न बनते भी है, याद रखिएगा। चलो, ये नाम आप याद रखना। ये 3 जो है किससे संबंधित है? वायरस से। बाकी 4 जो है ये सारे बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है, जीवाणु से संबंधित है। बाकी 4 जीवाणु से और यह जो 3 है ये वायरस से। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। कई बार देखो, हमने ये पैटर्न देख लिया है कि इससे प्रश्न पूछा गया है। हमने ये भी देख लिया है कि 7 बीमारियां जो है इसके अंतर्गत शामिल है मिशन इंद्रधनुष में, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और ये 7 रंग जो है इसी बात को ध्यान में रखकर 7 बीमारियों को भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। बीमारियों से हम जो है इस बीमारियों को इनमें शामिल किया है। ठीक है, ये बात आपको पता थी। लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि खसरा वायरस से होगा और ये जितनी भी बीमारियां हैं ये अपने अपने किसी कारण से हो रही है, ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। कई बार आपने इतना सारा देख लिया होगा और एग्जाम में कभी ऐसा पूछ ले कि जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें 7 प्रकार की बीमारियों को शामिल किया गया है।
इनमें से कितनी बीमारियां जो है वायरस से संबंधित है या कितनी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से संबंधित है। यदि भविष्य में इस लेवल पर भी एग्जामिनर पहुंचे तो आपको इस बात की जानकारी है। तो आप ये अच्छे से यहाँ पर क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना। तो ये है हमारा मिशन इंद्रधनुष और इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को इसमें शामिल करना है। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, ये मोटा मोटा बात है। और इसमें कितनी बीमारियां? 7 बीमारियां। खसरा वायरस से होने वाली एक बीमारी है दोस्तों। बुखार आता है इसमें तेज, आंखें लाल हो जाती है, हाथ पांव बहुत जोर से दर्द करते हैं, यही हमारी खसरा है। और खसरा किससे होता है? वायरस से। फिर बात कर लूं पोलियो। पोलियो के बारे में आप जानते हो, पोलियो एक वायरस से संबंधित बीमारी है। पोलियो में व्यक्ति जो है क्या करता है, उसकी मांसपेशियां जकड़ने लगती है, जबड़ा जकड़ने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उसको लकवा जैसी समस्या आने लगती है। पोलियो में भी क्या होता है दोस्तों? यही होता है, लकवा जैसी बीमारी होने लगती है। काली खांसी, खांसी जो है आप जानते हो, खांसी का बड़ा रूप है कफ और ये आना, मलगम वगैरह। ठीक है, टिटनेस। टिटनेस जो है दोस्तों, यह भी एक क्या है? बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है टिटनेस। और टिटनेस में भी जो है हाथ पांव में कहीं कुछ लग जाती है लोहे से, तो बाद में धीरे धीरे मांसपेशियां इसमें भी ये हो जाती है, जाम हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तपेदिक, जिसे हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोरोसिस, इसके बारे में आप जानते हो। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी खांसने से संबंधित बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी डिप्थीरिया भी। जैसे हवा में कुछ ऐसे प्रदूषण वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये फिर हमारे सांसों के द्वारा जो है बॉडी में जाते हैं, फिर हम बीमार होने लगते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस भी आप जानते हो वायरस से संबंधित एक बीमारी है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न बनता है और प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं भी है। ये सारे जो है आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है यह देश में 11,812 स्थित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर केंद्र के 104% क्रियाशील करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया है। प्राप्त मध्य प्रदेश ने क्या किया है? प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में। ठीक है, ये याद रखना, प्रथम है हमारा मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में काम करने में। ठीक है, चलो आरोग्य मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोग्य मंदिर समझ में आ रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, प्राथमिक रूप से किसी भी व्यक्ति को दवाई देने का प्रयास करते हैं औषधि के माध्यम से। अगर प्राथमिक स्तर पर सही हो जाए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको हम बड़े हॉस्पिटल में या किसी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये आरोग्य मंदिर भी यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि प्राथमिक या इनिशियल लेवल पे किसी को कुछ बीमारी हो रही है तो उनको जानकारी देना, उनको जागरूकता उस क्षेत्र में या उस बीमारी से संबंधित जागरूकता प्रदान करना, और फिर वहाँ यदि उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसे आगे भी रिफर किया जाता है, भेजा जाता है कहीं अच्छे हॉस्पिटल में। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है ये भी आरोग्य मंदिर। आगे बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में मधुमेह की प्रचलित दर 13.5% है। देखो ये फैक्ट बहुत अलग है। यह जो है हेल्थ सर्वे जो होते हैं कुछ, उनके अनुसार एक रिपोर्ट दी गई है। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, नॉलेज के लिए है। सोचना इस बात पर कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में मधुमेह जो है, डायबिटीज है, उससे जो है प्रचलित दर कितनी है? उसकी 13.5%। रक्तचाप, जिसमें ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो यह है 23.5%। और हृदय रोगों के कारण जो मृत्यु हो रही है उसका अनुपात है 57%। मतलब लोग क्या आजकल किससे संबंधित ज्यादा बीमारियां हो रही है? हृदय रोग से संबंधित, जिसमें हार्ट फेल मुख्य है। ये दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु देखो 24%। तो ये कुछ ये है यहाँ पर बात बताई गई। हृदय रोगों के कारण मृत्यु का अनुपात भी 57% बता रहा है और दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु अनुपात 24% बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक न्यूज़ है, आपको इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये डेटा है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आगे बात करते हैं, जिला अस्पताल भोपाल में स्टेट आयोडीन लैब की स्थापना 2022 में की गई थी। जिला अस्पताल भोपाल में स्टेट आयोडीन लैब, ठीक है, आयोडीन से संबंधित है और इसकी स्थापना 2022 में की गई थी भोपाल में। माइक्रोबायोलॉजी लैब भोपाल में है। यह प्रदेश की पहली एवं देश की 35वीं क्रमांक की जो है हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब है। तो माइक्रोबायोलॉजी जिसमें सूक्ष्म रूप से भी जो है हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायो से संबंधित जो भी हमारी गतिविधि आती है इसमें आती है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन के महाकाल लोक में शुरू होगी। इंपोर्टेंट है प्रसादम।
यह जो है एक स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है जो स्वच्छ एवं स्वस्थ है और कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित की जा रही है, महाकाल लोक में। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क जावत के आमली भाट एवं बरखेड़ा नीमच में स्थित है और यह 30 सितंबर 2023 को स्थापित किया गया। पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है दोस्तों, जावत, जावत के आमली भाट एवं बरखेड़ा, दोनों कहाँ पर है, आमली भाट एवं बरखेड़ा नीमच में। आपसे यदि ये नहीं भी आए तो आपको नीमच याद रखना है, ये आ जाएगा तो आप याद रख लोगे आमली बाट। ठीक है, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क पहला है प्रदेश का। ठीक है, सितंबर 2023 में जो है इसे क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है, चलो, शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर देखभाल करने वाला जिला भोपाल, भोपाल को प्रथम रैंक मिली है शिशुओं की स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधियां है उसमें बेहतर तरीके से देखभाल करने के लिए। ठीक है, दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IIACR आईसर, यह जो है भोपाल में है दोस्तों, और इसे देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है, जिसमें मेडिसर शुरू किया गया है। ठीक है, क्या शुरू किया गया है यहाँ पर, पहला मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, कहाँ पर, भोपाल में, याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। प्रदेश में पशु एम्बुलेंस सेवा 1 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है। पशु एम्बुलेंस सेवा, पशुओं को यदि इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना रहे तो ऐसी स्थिति में जो है प्रदेश में यह एम्बुलेंस भी शुरू की गई है। कब, 1 अप्रैल 2023 में। इसका टोल फ्री नंबर है 1962। जब भी आपको लग रहा है कि यार किसी पशु को कोई गाड़ी वाला या ट्रक वाला ठोक के चला गया है, उसको चोट पहुंची है, तो यहाँ पर कॉल कीजिएगा। टक्कर लग जाती है, कई बार हम जाते हैं बाइक से भी, हमारे सामने भी कुत्ते आ जाते हैं, तो कोई बिल्ली आ जाती है, तो टक्कर लगने से क्या है, हमको तो चोट पहुंचती ही है, तो सब हमारा ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए तुरंत एम्बुलेंस बुला लेंगे। ऐसे में कभी उनको भी कभी क्षति पहुंचती है, तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम इनके लिए भी कुछ सोचें। ठीक है, क्योंकि जीव तो जीव है। तो 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। टोल फ्री नंबर 1962 है, 1962 जो है। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो है ना संजीवनी योजना का भी प्रारंभ किया गया था 1962 में, इसीलिए इसका टोल फ्री नंबर भी 1962 है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भोपाल जिला ग्रामीण स्वच्छता में 5 स्टार कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, देखो शहरी भी होता है ग्रामीण भी होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भोपाल जिला जो है यह ग्रामीण स्वच्छता में 5 स्टार कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट है, देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी कहाँ है, भोपाल में, और ये शुरू की जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। आयुष्मान कार्ड बनाने में इंदौर मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है जिसने 100% लक्ष्य प्राप्त किया था, तथा सबसे निचला स्थान झाबुआ का है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में झाबुआ सबसे नीचे है, इंदौर सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने में देश का कौन सा राज्य है दोस्तों, प्रथम राज्य है। ठीक है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमारे मध्य प्रदेश में ही बने। ये कुछ इंपोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। हर घर पोषण त्योहार, हर घर पोषण त्योहार के अंतर्गत ये है कि सारा जो है हमारा मध्य प्रदेश क्या हो, सुपोषित हो, कुपोषित जैसी कोई सी भी चीज हमारे यहाँ ना रहे। और इसी बात को ध्यान में रखकर सुपोषित मध्य प्रदेश 2030 तक जीरो हंगर प्रदेश तथा सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा ये उद्देश्य है। देखो दोस्तों याद रखना, जीरो हंगर प्रदेश हमें कब तक हमारा लक्ष्य हम डिसाइड किया है, 2030 तक। इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखना। पूरे स्वास्थ्य की सबसे अगर इंपोर्टेंट बात है तो ये भी है, आप यहाँ पर इसको याद रखना। 2030 तक हमें जो है जीरो हंगर प्रदेश बनाना है हमारे मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलो, सुपोषित मध्य प्रदेश हमारा लक्ष्य है, ये इसको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अब मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान किसमें है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब मातृ वंदना योजना होती क्या है, थोड़ा ये भी समझ लो। देखो कई बार क्या होता है, जो मजदूर होते हैं ये काम करने जाते हैं। अब काम करने जाते हैं तो जब जब ये नहीं जाते हैं तो इनकी तनख्वाह क्या है, काट ली जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको शिशु होने वाला है या जिनको शिशु हो चुका है, तो ऐसी महिलाओं को जब वो मजदूरी पे ना जाए, तो जब जिस जिस टाइम पे वो नहीं गई है उस टाइम का जो अमाउंट बनता है, जो भी पैसा बनता है, वो भी उनके खाते में पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है। देखो इसमें 3 किस्तें हैं, ये केंद्र लेवल की है, 1000, 2000, 2000, ऐसा इसका रेशो है। प्रारंभिक रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे उस गर्भवती महिला को ताकि वो जांच करवा पाए।
उसकी जो भी उसकी समस्या है, गर्भवती महिला है तो वो जांच करवाने जाएगी क्या है। कभी कभी कई बार दिक्कतें आती है महिलाओं को, इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर यदि वो प्रेग्नेंट होने वाली है तो उसके थोड़े समय पहले उसको फिर 2,000 रुपये दिए जाते हैं और बाद में फिर उसको 2,000 रुपये दिए जाते हैं बच्चा होने के बाद। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है और इस पहल में हमारा मध्य प्रदेश जो है दोस्तों क्या है, देश में पहले नंबर पर आया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मामले में। ठीक है, चलो, कुपोषण के स्तर को समाप्त करने तथा सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार और अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के मध्य समग्र प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु एमओयू हुआ है। ठीक है, समग्र प्रोजेक्ट किस किस के अंतर्गत हुआ है? अमेरिका, अमेरिकन इंडियन इंडिया फाउंडेशन, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये दोनों जो है क्या करेगा, समग्र प्रोजेक्ट जो है इन्होंने शुरू किया है, जिसमें क्या करेगा, कुपोषण के स्तर को कम किया जाएगा, लगभग लगभग खत्म किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक कहाँ पर है? गोविंदपुरा में है। और गोविंदपुरा कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब कब आई? इंपोर्टेंट है, याद रखना। पहली स्वास्थ्य नीति जो है हमारी आई थी 1983 में। ठीक है, दूसरी आई थी 2002 में, तीसरी आई थी 2017 में। याद रखना, जब हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था 1983 में तो हम सबका स्वास्थ्य जो है अच्छा हो गया था और इसीलिए हमने जो है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर लिया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपना लिया था। ठीक है, आप याद रख पाओ इसलिए बोल रहा हूँ कि 1983 पहली बार, याद रखना, पहली जो है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 1983 में, क्योंकि हम स्वस्थ हो गए थे, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, है ना। चलो, याद रखना ये बात। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की शुरुआत कहाँ हुई है? भोपाल में। याद रखना, प्रथम क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इसकी स्थापना भी भोपाल में की जाएगी। प्रथम क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र इंपोर्टेंट है, ये बात भी यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदौर तथा भोपाल में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी और पहली कहाँ पर है? जबलपुर में। तो पहली मदर मिल्क बैंक कहाँ पर मिल गई आपको? जबलपुर में। ठीक है, और अभी इंदौर और भोपाल में भी जो है यह मदर मिल्क बैंक खोली जाएगी। अब मदर मिल्क बैंक है क्या, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माँ बाप या जिनके माता पिता जो है उनको कहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ फाउंडेशन ऐसे हैं या कुछ ट्रस्ट हैं जो उसको अपनाते हैं और फिर उस बच्चे की पूरी जो है देखरेख करते हैं। तो ऐसे बच्चों को माता का दूध उपलब्ध तो नहीं हो पाया है, लेकिन उनको वैसा ही मिल्क अवेलेबल हो, दूध अवेलेबल हो, इस क्षेत्र में काम करती है मदर मिल्क बैंक। ठीक है, कई बार कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में भी यह मदर मिल्क क्या करती है? मदद करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत अच्छा काम है दोस्तों, और इसमें कोई प्रॉफिट जैसा कोई काम नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ये, बहुत अच्छा काम रहता है इनका। और ये आप याद रखना कि मदर मिल्क बैंक जो है पहली मध्य प्रदेश की कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, और अभी हाल ही में इंदौर और भोपाल में भी इसको शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस कहाँ पर दोस्तों? उज्जैन में। चलो, मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमीदिया अस्पताल भोपाल में प्रारंभ किया गया है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन। सिकल सेल बहुत चल रहा है, आपकी यूनिट 7 का पूरा पूरा टॉपिक है, अच्छे से आपने पढ़ ही लिया होगा। तो सिकल सेल उन्मूलन मिशन अनुवांशिक रोग सिकल सेल तथा इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, देखो, सिकल सेल की बात निकली है तो थोड़ा सा मोटा मोटा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिकल सेल, कई जगह आपको सिकल सेल एनीमिया भी दिखेगा, ये आपको दिखेगा सिकल सेल एनीमिया, एक ही होता है सिकल सेल या सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखना कि यह जो है क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये क्या है? एक अनुवांशिक रोग है, और इस रोग में प्रभावित चीजें क्या है ये भी समझो। एनीमिया यहाँ पर जोड़ा है, सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया समझो, एनीमिया क्या है? जब मानव शरीर में रक्त की या आरबीसी की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो वही हमारा एनीमिया कहलाता है ना, वही बीमारी हमारी एनीमिया कहलाती है। तो यहाँ पर मैं सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अमूमन हमारी सेल्स जो है, आरबीसी जो है हमारी, कितने दिन तक जीवित रहती है? हमारी सेल्स 120 दिन तक। ठीक है, लेकिन इस बीमारी में क्या हो जाएगा, जो आपकी सेल्स रहेगी ना, ये 10 से 20 दिन तक ही रह पाएगी दोस्तों, और इन सेल्स का असामान्य आकार हो जाएगा, और वो आकार भी कैसा? अर्धचंद्राकार।
अर्धचंद्राकार जो है यहाँ पर हमारी सेल्स का आकार हो जाएगा, और वो सेल जो है अनियमित हो जाएगी। जो नॉर्मल हमारी जो सेल्स रहती है उसकी साइज से भी अनियमित हो जाती है। और एसी में जब इनकी साइज बढ़ जाएगी तो जो नॉर्मल हमारी छोटी छोटी जो नसें हैं, जो हमारी वाहिकाएं हैं, वो क्या है, उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा दोस्तों। और जब वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो वो धीरे 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 इसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। और जो लाइफ इनकी 120 दिन की होनी चाहिए थी वो केवल कितने दिन की रह जाएगी, 10 से 20 दिन की। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे जब यूनिट 7 के जब हमारा टॉपिक आएगा। तो आपको केवल ये याद रखना है कि यह जो है रोग कौन सा है, अनुवांशिक रोग है। 10 से 20 दिन तक इसमें सेल की लाइफ रहती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार इसमें आकार हो जाता है, सेल्स जो है वो असामान्य हो जाती है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, और ये एनीमिया है। एनीमिया मतलब आपके बॉडी में रक्त की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत 10 नई आईटी पार्क खोले जाएंगे। इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ठीक है, ये इसके क्रमांक है और इसको हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। तो इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण दर, तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण दर कितनी दोस्तों, 6.5%। याद रखना। ठीक है, वही 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 49.2 हजार प्रति हजार जीवित जन्म है। मतलब 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें 49.2 प्रति जो है बच्चे, इतने जो है बच्चे क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। ठीक है, मृत्यु दर है, ये मृत्यु दर है। याद रखना दोस्तों, 1000 बच्चों पर कितनी, 49.2 प्रति, ये याद रखना। चलो आगे बात करना, 2021 में जब ये डेटा जो है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये 2020-21 के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद ये रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है, तो आप ये मत सोचेगा कि 2020-21 है और हम तो 24-25 में एग्जाम दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये लास्ट जो है अपडेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो था, ये 5 क्रमांक का था और 2020-21 के संदर्भ में था। ठीक है, तो इसके अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर 36.9 है, 9 थी, जो घटकर कितनी हो गई, 29%। ठीक है, यह आंकड़ा 2020-21 को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, 17। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, 17। इतना अच्छा स्थान भी नहीं है, ये बात याद रखना। इसी के अनुसार ये कुछ डिटेल से ये भी आप यहाँ पर याद रखना। देखो, लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कितना है, 970। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप 2011 का लिंगानुपात मत जोड़ लेना कि यार उसमें तो ये दिया है, वो 2011 का है, ये 2021 का है। ठीक है, लिंगानुपात 970 है। सर्वाधिक किस में है दोस्तों, सिवनी में 1089। ये याद रखना, सिवनी में जो है 2020-21 के संदर्भ में देखोगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात है। फिर आ जाएगा सबसे कम कहाँ पर, सीहोर में। ठीक है, ये कितना है, 1089। याद रखना 1089, और ये है 894। जन्म लिंगानुपात, पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका कितना है, 956। जन्म लिंगानुपात किसके संदर्भ में देखा जाता है, पिछले 5 वर्ष में जो जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनके संदर्भ में। तो यह कितना है मध्य प्रदेश में अपना, 956। और खंडवा में सर्वाधिक है और सबसे कम दतिया और सतना में है। तो खंडवा में कितना है, 1272, और दतिया और सतना में है 658। ठीक है, फिर महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो 65.4%, जिसमें इंदौर सर्वाधिक है 80.3% के साथ, और जावा सबसे कम है 37.6% के साथ। महिलाओं में एनीमिया, एनीमिया आप जानते हो, रक्त की कमी। ठीक है, तो 54.7% जो है मध्य प्रदेश में। और अगर मैं भिंड जिले की बात करूं तो यहाँ पर सर्वाधिक है 69.9%, और सबसे कम है विदिशा में 38.5%। फिर बात करते हैं बच्चों में एनीमिया, 72.7% है ओवरऑल मध्य प्रदेश में, जिसमें छतरपुर में सबसे सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है 87.2%, और जबलपुर में है 37.8%। ये कुछ डेटा है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं दोस्तों स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र पढ़ना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिसमें हम उप स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे। ग्रामीण स्तर पर छोटे लेवल पर अगर इनिशियली शुरुआत करूं मैं अगर स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों की, उप स्वास्थ्य केंद्र, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का और थोड़ा सा क्या है, स्तर बढ़ जाएगा। तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों, उप स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात करूं
तो यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सामान्य क्षेत्रों में यदि 5,000 जनसंख्या है तथा आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में 3,000 जनसंख्या है तो वहां पर हम उप स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित कर सकते हैं। कितना दोस्तों, ये दायरा पूछा जाता है कितने क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यदि उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करोगे तो सामान्य क्षेत्र में 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए और आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में 3,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रावधान है, ये बात याद रखिएगा। वर्तमान में इनकी संख्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 10,157। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। अगर आप अभी और इसका डेटा देखोगे तो आपको इसकी संख्या बढ़ती हुई मिलेगी, है ना। तो आप यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण का याद रखना 2023-24 के संदर्भ में है 10,157। कई जगह यह डेटा आपको ऊपर नीचे मिलेगा, परेशान मत होइएगा। यदि आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है 2023-24 के संदर्भ में तो इतनी ही संख्या है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, 10,157। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात करूं तो इनकी स्थापना सामान्य क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, सामान्य क्षेत्र में 30,000 और आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या होगी तो वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान है, ये बात याद रखना। और वर्तमान में इनकी संख्या है 1442, ये भी है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, 1442, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। फिर आते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये और बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। हमने देखा उप स्वास्थ्य केंद्र कम क्षेत्र में, फिर उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थोड़ा और बढ़ा दिया। अब आएगा दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और थोड़ा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 जनसंख्या होनी चाहिए और आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में 80,000 जनसंख्या यदि है तो यहाँ पर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रावधान है, ठीक है। और इनकी संख्या है 348 और यह है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। ये डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि राज्य में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, या पूछ लेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है। एक बार मोटा मोटा इसको देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की, तो स्वास्थ्य केंद्र है कौन कौन से और उनकी संख्या कितनी है। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात करूं तो हमने बात कर ली है 10,157, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1442, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 348, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली है, यहाँ तक का हमने अच्छे से समझ लिया। अब शहरी परिवार कल्याण केंद्र कितने दोस्तों, 696, याद रखना। ट्रामा सेंटर है 52। ट्रामा सेंटर क्या होता है, सबसे अब मन में आ रहा होगा ट्रामा सेंटर। देखो दोस्तों ट्रामा सेंटर क्या होता है ये भी समझो। हमने हॉस्पिटल में हम सारी फैसिलिटीज देखते हैं यार, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, इस डॉक्टर को ये दिखाते हैं, ये स्पेशलिस्ट है कान का, ये नाक का है ना, ये गले का है, ऐसे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन ट्रामा सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो गाड़ी से कोई व्यक्ति नहीं या कोई भी ऐसा कुछ जा रहा है और अचानक किसी ने उसको टक्कर मार दी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसी स्थिति में उसको कहाँ ले जाया जाएगा कि डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट दिया जाएगा कि हाँ यार इसके सिर में लगी है तो सिर के डॉक्टर को दिखाया जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको सीधा ले जाता है हॉस्पिटल, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में हम ले जाते हैं, वहाँ ट्रामा सेंटर होते हैं। ट्रामा सेंटर मतलब ये कि अब इस व्यक्ति को सीधे जो है इसकी जो है समस्या है एकदम गंभीर है, इसको तुरंत देखना पड़ेगा, इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो तुरंत उसको ट्रामा सेंटर में ले जाते हैं। या एग्जाम्पल के लिए समझो कि किसी ने किसी को गोली मार दी और वो व्यक्ति जो है मतलब अभी पूरी तरीके से उसकी डेथ हुई नहीं है, वो बस तड़प रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको ले जाया जाएगा कहाँ पर, ट्रामा सेंटर्स में। तो ऐसे बनाए जाते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रामा सेंटर्स, जहाँ पर ऐसी इस प्रकार की कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो तुरंत उनका उपचार दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना ट्रामा सेंटर की भी। ग्राम आरोग्य केंद्र, अब ये आ गया फिर से ग्राम आरोग्य केंद्र, इसकी संख्या दोस्तों 49864। अब इतनी क्यों है, क्योंकि समझना इसका लेवल क्या है। ग्राम आरोग्य केंद्र क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स बने रहते हैं जहां पर प्राथमिक रूप से दवाइयां दी जाती है औषधि के रूप में। यदि कोई व्यक्ति उसको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है या कुछ छोटा मोटा उसको बुखार आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको ग्राम आरोग्य केंद्र में ले जाया जाता है। ग्राम आरोग्य केंद्र में उसको औषधि या कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे वो 1-2 दिन में ठीक हो जाए। यदि वो 1-2 दिन में ठीक हो गया तो फिर से अपना काम धंधा करेगा शुरू, और यदि उसको कुछ
उसकी दिक्कत बड़ी है, उसको सही नहीं हो रहा है, तो फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो इनिशियल लेवल पे किसी बीमारी को देखना, समझना और उसको सही करने का प्रयास करता है ग्राम आरोग्य केंद्र। याद रखना, राज्य में इनकी संख्या है 49,000, मतलब 49,864 जो है इनकी संख्या है, अच्छी खासी संख्या है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा की। ये है स्वास्थ्य चिकित्सा, जिसमें जिला अस्पताल की संख्या 52 है, सिविल अस्पताल की संख्या 161 है, पॉलीक्लिनिक की संख्या 6 है, कैंसर चिकित्सालय की संख्या 3 है, मानसिक चिकित्सालय की संख्या 2 है, क्षय रोग या टीबी से संबंधित अस्पताल कितने हैं दोस्तों? 7 है। इंपॉर्टेंट है, सारी बात आप यहाँ पर याद रखना, जो चीजें बताने की होगी वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो, महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार नगरीय परिवार कल्याण केंद्र सहित कितनी है दोस्तों? 12,160। याद रखना, मध्य प्रदेश में सिविल अस्पताल 161 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। राज्य में सबसे कम स्वास्थ्य केंद्र कहां पर है दोस्तों? श्योपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राज्य में सबसे कम स्वास्थ्य केंद्र कहां पर मिलेंगे? श्योपुर में मिलेंगे, तथा सर्वाधिक स्वास्थ्य केंद्र कहां मिलेंगे? झाबुआ में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों बात याद रखना, ठीक है। चलो, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सिकल सेल उन्मूलन मिशन चलाया गया था। कब? 1 जुलाई 2023 को। कहां पर? शहडोल में। कौन सा दोस्तों? सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम या मिशन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, शहडोल जिले से जो है इस कार्यक्रम का या इस मिशन का प्रारंभ हुआ था, सिकल सेल उन्मूलन, क्योंकि चल रहा है, चलन में है अभी, ये जो है अनुवांशिक बीमारी है, इसके बारे में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है, आप जानते हो, और इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? सेफिया हमीदिया तिबिया यूनानी महाविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, ये बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना। हृदय राम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह भोपाल में स्थित है। और प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जबलपुर के रानी दुर्गावती अस्पताल में खोला गया था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंदौर और भोपाल, यहाँ पर अभी जो है मदर मिल्क बैंक जो है खुलने वाले हैं, और जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती अस्पताल में यह पहली बार खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, मनहित ऐप या मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, इसको लॉन्च किया था दोस्तों जनवरी 2024 में। हिंदी में चलाई जाने वाली देश की एकमात्र स्वास्थ्य ऐप है ये मनहित ऐप, इसको याद रखना। और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य शाखा जो है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक स्थिति को स्क्रीनिंग करके इसमें जान सकता है। यह अपनी तरह का देश का पहला हिंदी भाषा का एक ऐप है। यहाँ पर देखो, व्यक्ति जो है अपने मन की कुछ चीजें जो है, मन में जो चीजें चल रही है उनकी स्क्रीनिंग कर पाएगा, ठीक है, और जान सकेगा कि क्या चल रहा है यार, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मानहित ऐप। चलो आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की मैं अगर बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य है जो आप याद रखिएगा। आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कितने दोस्तों? 800, ठीक है, जिसमें आयुष आरोग्य मंदिर भी इसमें शामिल है। आयुर्वेद औषधालय की मैं बात करूं तो 1496, होम्योपैथी औषधालय 213, यूनानी औषधालय 64 है, आयुष कॉलेज और अस्पताल 09, जिला स्तरीय आयुष अस्पताल 18, ग्राम और ब्लॉक स्तर के आयुष अस्पताल 05, एलोपैथी अस्पतालों में आयुर्वेद आयुष विंग कितनी है? 31, और एलोपैथिक अस्पतालों में होम्योपैथिक आयुष विंग कितनी है? 05। इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको एक मोटा मोटा डेटा बता दिया। अब जो सेगमेंट है, जो अब हमारा टॉपिक आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनाओं से प्रश्न बनता है, उनका डेट याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि कब चलाई गई थी, बाद में उनको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए चलाई गई है, वो सेकेंडरी है। पहले ये याद रखिएगा, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चलो जल्दी जल्दी हम इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना, इसमें से सारी आपको पता है, बस आपके सामने एक बार रिवीजन हो जाए, इसलिए एक बार आपकी नजरों के सामने से इनको निकाल रहा हूँ। 12 अप्रैल 2005 को इसे शुरू किया गया था जननी सुरक्षा योजना को, और यह संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अस्पताल में शिशु के जन्म लेने पर 1400 रुपए एवं शहरी अस्पताल में 1000 रुपए वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। राशि भी याद रख लेना, ग्रामीण क्षेत्र में शिशु के जन्म होने पर 1400 और शहरी क्षेत्र में जो अस्पताल है उनमें 1000 रुपए, ठीक है। जननी एक्सप्रेस योजना जो है यह 2005 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर 24 आवर्स या 24 घंटे परिवहन की सुविधाएं
उपलब्ध करवाई जाएगी जननी एक्सप्रेस योजना में। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना 16 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। यह महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों, आयुष्मती योजना 1991 में इसको प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है। उषा किरण योजना 1 अप्रैल 2007, घरेलू हिंसा से महिला एवं बालिकाओं को प्रताड़ित किए जाने पर चिकित्सीय सहायता तथा पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इंपोर्टेंट है, उषा किरण योजना पूछी भी गई है 2007, 1 अप्रैल 2007, याद रखना। अंतरा योजना 2007, इसके अंतर्गत महिलाओं को 5 वर्ष तक अनचाहे गर्भ से मुक्ति देने हेतु अंतरा नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है। अंतरा योजना 2017। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना 2015 में इसे प्रारंभ किया गया था दोस्तों, और इस योजना के तहत 5 वर्ष के तहत श्रवण बाधित बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011, एग्जाम में ये डेट पूछी गई है और याद भी रखना, पूछी जा सकती है कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2011 में। इसके अंतर्गत हृदय की बीमारी से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। बाल शक्ति योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। सभी बच्चों में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कुपोषण दर में 1% की कमी लाकर गंभीर कुपोषण की उच्च व्यापकता को दूर करना। ग्रेड 3, ग्रेड 4 अपने लेवल का एक और कुपोषण का स्तर है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है बच्चे क्या है, कुपोषित है, और उनकी जो है हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो ऐसे में इस योजना का प्रारंभ किया गया था, बाल शक्ति योजना का। आगे बात करते हैं दोस्तों, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2010 में प्रारंभ किया गया था। कई जगह 2012 भी लिखा हुआ है, ऑफिशियल है वो भी, लेकिन फिर बहुत ज्यादा देखने पर, समझने पर लगता है कि ये 2010 सही है। आप बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को 2010 ही याद रखिएगा। कई जगह 2012 भी मिलेगा, लेकिन 2010 याद रखिएगा। बच्चों में कुपोषण दूर करने हेतु इसे प्रारंभ किया गया। इस मिशन के तहत शक्तिमान योजना संचालित की जा रही है। तो किसके तहत शक्तिमान योजना प्रारंभ की जा रही है? अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के तहत। अटल बाल मिशन एक्सप्रेस 2013 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। यह अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अटल बाल मित्र योजना 2011 में प्रारंभ की गई थी। महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रभावी रूप से संचालन करने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया था, अटल बाल मित्र योजना का, 2011 में। ठीक है। आगे दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कितनी बार पूछी गई है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार, इस उपचार में आप 4 देख लीजिएगा और इस 4 को यहाँ लगा दीजिएगा, 2004 आ जाएगा। याद रखना, अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क उपचार सुविधाएं प्रदान करना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, चलित अस्पताल योजना 29 मई 2006 को इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से। ठीक है। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, यह 17 नवंबर 2012 को प्रारंभ की गई थी और इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के जबलपुर से सेठ गोविंद दास अस्पताल से किया गया था। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना जो है मध्य प्रदेश में कहां से शुरू की गई थी? जबलपुर से। ठीक है। इसमें निःशुल्क औषधि वितरित की जाती है, ये भी बात यहाँ पर याद रखना। कैंसर कीमोथेरेपी योजना, यह 2014 में प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की जाएगी तथा 19 प्रकार की कैंसर औषधियां भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इंपोर्टेंट है, कैंसर कीमोथेरेपी योजना 2014, ये भी याद रख लीजिएगा। अब कुछ योजनाएं और बची दोस्तों, जो अन्य योजना है। डायलिसिस योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। इंपोर्टेंट है, इसके अंतर्गत रोगियों को उपचार की सुविधाएं निःशुल्क एवं कम दर पर प्रदान की जाएगी। ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य आपको पता है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित शुरू किए गए हैं तो उद्देश्य तो सारे बताएं। यदि कहीं राशि मेंशन की गई है, कुछ पैसे मेंशन किए गए हैं, तो वो याद रखिएगा कि इनमें कौन सी राशि, कितनी राशि जो है किस योजना के लिए दी जा रही है। लेकिन मोटा मोटा उद्देश्य तो आपको सबका पता रहता है। उनकी जो प्रारंभ की जो तिथि है वो याद रखिएगा, वो इंपोर्टेंट है, वो पूछी भी जाती है। आयुष्मान मध्य प्रदेश निरामयम योजना, ज्ञातव्य हो कि केंद्र स्तर पर आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयुष्मान मध्य प्रदेश निरामयम योजना प्रारंभ की गई थी। यह 15 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई थी और आयुष्मान भारत के अंतर्गत चलाई जाने वाली इस योजना को प्रदेश में लागू करने हेतु दीनदयाल स्वास्थ्य परिषद का भी गठन किया गया था। याद रखना, दीनदयाल स्वास्थ्य परिषद का गठन किससे संबंधित है? आयुष्मान योजना से संबंधित, मध्य प्रदेश के संदर्भ में।
पीएम पोषण शक्ति योजना 2006-7 में प्रारंभ की गई थी। इसने मध्याह्न भोजन योजना का भी स्थान लिया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ अभियान जो स्वास्थ्य से संबंधित चलाए गए। और दोस्तों ये अभियान आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसीलिए मैंने ये सारे जो है अभियान एक साथ आपके सामने यहाँ पर पूरे जो है रख दिए हैं ताकि आप एक बार इनको सीधा सीधा देख लो, आपका काम हो जाए। यदि मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो, इसी बात को ध्यान में रखकर यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। इसकी प्रारंभ तिथि है दोस्तों 12 अप्रैल 2005। ये याद रखना 2005 कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था, 2005 में। पूरी डेट 12 अप्रैल 2005। ठीक है, विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना, ये बात आप जानते हो। आशा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविस्ट। देखो ये आशा कार्यकर्ता क्या करते हैं दोस्तों, ये अवेयर करते हैं वहां के लोगों को। देखो महिलाओं को ही अवेयर नहीं करती है आशा कार्यकर्ता जो है, ये केवल महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी इसमें क्या करते हैं, उनको भी जागरूक करते हैं महिला एवं पुरुषों को कि परिवार के लिए क्या नियोजन किया जाए, किस प्रकार से आपका परिवार कुपोषण से दूर रहेगा, पोषण स्तर की जानकारी, गर्भवती महिलाओं को जानकारी, शिशुओं की देखरेख से संबंधित जानकारी, उनको कितना पोषण किस माह में कितना कितना देना चाहिए उनको पोषण, बच्चों को शिशुओं को, ये सारी जानकारी जो है कौन है, आशा कार्यकर्ता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रारंभ हुआ था 2005 में। ठीक है, प्रत्येक भाग में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन कर प्रशिक्षित करना, और 23 अगस्त को आशा दिवस मनाया जाता है। याद रखना 23 अगस्त जो है इसकी सही डेट है दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखना, ये हमने शुद्धि पत्र में भी मेंशन कर दिया है। यदि कोई बुक के माध्यम से पढ़ रहा है तो वो देख लेना, 23 अगस्त जो है आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा रूटीन की अगर मैं बात करूं, मुख्य कार्यकर्ता जो है आशा रूटीन कहलाता है। इसको 2023 में 2000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों, 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। ठीक है, और आशा की जो सहायिका रहती है उसको 50 रुपए बढ़ाकर कितनी 200 रुपए कर दी गई है प्रतिदिन के हिसाब से। ये कुछ फैक्ट जो है यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2012 भी लिखा रहता है, आप 2010 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और कुपोषण की रोकथाम तथा 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर को यहाँ पर कम किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन के तहत। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये योजना नहीं है दोस्तों, ये कार्यक्रम है। एक पहली बात तो यहाँ पर डेट देख लेना, कार्यक्रम। ठीक है, यह 1 जून 2011 को शुरू हुआ था। और विशेषता इसकी क्या है, शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, बात से समझ में आ रहा है जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या होगा। चलो, दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा यह हुई थी दोस्तों 2011-12 में। इसकी विशेषता है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये याद रखना। आगे दोस्तों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ था फरवरी 2013 में। सभी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। याद रखना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013, फरवरी 2013 इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में था, और शहरी की मैं बात करूंगा तो दोस्तों 1 मई 2013। दोनों याद रखना अलग अलग है, ये वो ग्रामीण है, ये शहरी है, वो 2005 में है ग्रामीण, और ये शहरी है 2013 में। विशेषता क्या है, शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में जीवन यापन करने वाले परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया था, जिससे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधियां है उनमें थोड़ा सुधार हो सके। ठीक है, उनका स्वास्थ्य स्तर थोड़ा सा बेहतर हो सके, ये इसी बात को ध्यान में रखकर जो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। दस्तक अभियान 2016 में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्यु दर को क्या करना, कम करना, और इसी उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना इंपोर्टेंट है, जून 2016 में शुरू किया गया था इसको। और प्रत्येक माह गर्भवती महिलाओं को द्वितीय एवं तृतीय माह में चिकित्सक द्वारा जांच करवाई जाती है, ताकि कुछ समस्याएं यदि दिखती भी है डॉक्टर को तो उनका समाधान किया जा सके। तुरंत इनिशियल लेवल पे उनको दवाई देकर, जो भी उनको माता को जो भी है गर्भवती महिला है उसको अगर परेशानी आए उससे पहले ही उसका चेकअप किया जा सके और बेहतर तरीके से वो अपने बच्चे को जन्म दे पाए। इसी उद्देश्य से जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को जो है शुरू किया गया था जून 2016 में। लालिमा अभियान
यह 1 नवंबर 2016 को शुरू किया गया है। और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, जिसमें आप जानते हो लालिमा से समझ में आ रहा है दोस्तों, रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी। और यदि एनीमिया जो है हो रहा है, मतलब उसमें क्या है दोस्तों, रक्त की कमी हो रही है या हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रबंधन के लिए इसे आरंभ किया गया था। कई बार जो महिलाएं गर्भवती रहती उनमें ब्लड यदि कम हो रहा है या उनके खान पान में ऐसी चीजें ऐड नहीं हो रही है, तो इस सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा इस अभियान के तहत, और उस महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर अच्छे से देख ली दोस्तों, और आई होप आपको इस क्लास में सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा फैक्चुअल है इकोनॉमी, उसमें फेक बहुत ज़्यादा है, नवीनतम आंकड़े बहुत ज़्यादा है, इसलिए समझाने का इतना बड़ा विषय रहता नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ आपको समझाने का पॉइंट है, मैं वहाँ बेहतर तरीके से आपको सारी बातें समझाऊंगा। और इसी प्रकार जो है अब आने वाले 4 से 5 दिन में हम पूरी इकोनॉमी जो है कंप्लीट करेंगे। 4 से 5 दिन मतलब दोस्तों मैं बता रहा हूँ 18 से 19 तक हम कोशिश करेंगे कि हमारी इकोनॉमी लगभग लगभग कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में आपके पास लगभग 20 से 25 दिन ऐसे रहे जिनमें आप 1-2 बार इसको देख लो तो आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए। यही हमारा प्रयास रहेगा। आगे फिर समझते हैं क्या चीज़ें कैसी चलती है। ठीक है, तो ये हमारे संस्थान द्वारा आयोजित 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, आप एक बार जरूर देखिएगा। दिसंबर 2024 तक पूरी अपडेट है ये किताब, आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ये हिंदी मीडियम में और यह इंग्लिश मीडियम में। तो हमने दोस्तों अभी हेल्थ देख लिया है, इससे पहले हमने जनसंख्या देख ली थी, और जनसंख्या के साथ साथ हमने शिक्षा भी देख लिया है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तुलना भी कर ली है। ये सारे आयाम हमने वहाँ पर अच्छे से देख लिए। आज की हमारी क्लास जो है हेल्थ कंप्लीट हो चुकी है। हेल्थ के बाद हम अब स्किल्स भी देख ही लेंगे, और इसके बाद एसडीजी भी देख लेंगे। आज ही के दिन जो है हमारी एसडीजी तक की जो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और आने वाले 4 से 5 दिन में हम पूरी जो है यहाँ पर कंप्लीट रूप से हमारी इकोनॉमी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।